हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पा। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लब। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लब को ज्वाइन करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण। तो इन्होंने प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण पूछा है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि के प्रावर्तन। तो ध्वनि के प्रावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अब ये ध्वनि का प्रावर्तन होता क्या है? तो ध्वनि का प्रावर्तन जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर वापस आती है, मतलब कि रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो इस रिफ्लेक्टिव साउंड को प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। इसे इको भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये इको की इफेक्ट जो है, इको का इफेक्ट सुनने के लिए हमें श्रोता या प्रावर्तक सतह के बीच की दूरी जो होती है वो 17 मीटर होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेघ संख्या का संबंध है। तो मेघ संख्या का संबंध किससे है, इन्होंने ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुयान के वेग से। तो वायुयान का वेग मेजर करने के लिए हम मेघ संख्या का यूज करते हैं। और ये जो मेघ संख्या होती है ये हर जगह अलग अलग होती है, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से हर जगह अलग अलग होगी। और मेघ संख्या ये एक यूनिटलेस नंबर होता है। ओके फ्रेंड्स, ये एक यूनिटलेस नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो हम वायुयान के वेग को मेजर करने के लिए मेघ संख्या का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जब ध्वनि स्रोत या प्रावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल। तो इन्होंने प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि स्रोत व प्रावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 मीटर। तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकता है क्योंकि। तो चमगादड़ अंधकार में कैसे उड़ता है, ये कैसे उड़ सकता है? तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वे अपने द्वारा उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगों या अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से अपना मार्गदर्शन कर पाते हैं। अब ये अल्ट्रासोनिक वेव या प्राश्रव्य तरंग होती क्या है? तो ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। तो ये ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का कारण ह्यूमन हेड के लिए हार्मफुल होती है। इसका यूज एनिमल्स करते हैं, जैसे डॉग, कैट, मंकीज, डॉल्फिन, ये सारे एनिमल्स इसका यूज करते हैं। और जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, इसका यूज हम सोनार, रडार या मेडिकल फील्ड में भी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एक पुलिस की गाड़ी जो होती है सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो सायरन के सामान्य तारतम्य या तीक्ष्णता के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तारतम्य। तो इन्होंने ये पूछा है कि सायरन बजाती हुई कोई गाड़ी दूर जा रही है प्रेक्षक से, तो उसकी तीक्ष्णता होगी वो उसकी ध्वनि का तारतम्य होगा वो कितना होगा? तो यह इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कम होगा। जो ध्वनि की तीक्ष्णता होगी वो कम होगी। तीक्ष्णता या इसे लाउडनेस भी कहते हैं। तो ध्वनि का जो लाउडनेस होगा वो कम होगा। और ये कम कैसे होगा? तो यह डॉपलर इफेक्ट के कारण कम होगा। डॉपलर इफेक्ट के कारण जो होगी ध्वनि की तीक्ष्णता कम होगी। अभी डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? तो डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो आई होता है हमारा, आई मतलब कि जिसे लाउडनेस बोलते हैं, तो लाउडनेस प्रोपोर्शनल टू होगा 1/d के। अब डी यहाँ पे दूरी है, दूरी जिसे आर स्क्वायर से डिनोट करेंगे हम यहाँ पे। तो लाउडनेस होगा प्रोपोर्शनल होगा 1/d के, या लाउडनेस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा d के। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो रहा है, एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है। तो दूर जा रही है तो दूरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा लाउडनेस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा लाउडनेस डिक्रीज हो जाएगा। जब पुलिस की गाड़ी जो होगी सायरन बजाती हुई दूर जाएगी प्रेक्षक से, तो हमारा लाउडनेस डिक्रीज हो जाएगा। तो यही होता है डॉपलर का इफेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्षण चुंबक के सिरे पर चिपक कर लटके दो इस्पात ओलपिन ऊर्ध्वाधर नहीं लटक पाते क्योंकि। तो इसका कारण यह है कि ऊर्ध्वाधर क्यों नहीं लटक पाते, तो इसके लिए हमारा जो समान ध्रुव होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए ये ऊर्ध्वाधर नहीं लटक पाते। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, समान ध्रुव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो चुंबक होता है, चुंबक के दो साइड्स या दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल, अगर नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल जो होगा, नॉर्थ पोल से जो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा, ये रिपेल होगा। ओके फ्रेंड्स, और साउथ होगा तो भी ये रिपेल होगा। ओके फ्रेंड्स, और जब ये नॉर्थ और साउथ होंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि जो सेम पोल होंगे वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे और अलग अलग पोल्स होंगे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिर के सूखे बालों में कड़ी रबड़ के कंघे से कंघी करने पर कड़कड़ाहट की ध्वनि का कारण। तो हमें सिर के सूखे बालों में कड़ी रबड़ की कंघी करने से कड़कड़ाहट की आवाज क्यों सुनाई देती है, ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे छोटे विद्युत सिफरन के कारण। छोटे छोटे विद्युत सिफरन के कारण हमें जो रबड़ की कंघी करते हैं तो हमें कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 8th क्वेश्चन है हमारा, विद्युत परिपथ में संधारित्र, कैपेसिटर या कंडेंसर का प्रयोग। तो विद्युत परिपथ में कंडेंसर या कैपेसिटर का यूज पूछा है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु करते हैं। तो कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं, चार्ज को स्टोर करने के लिए या विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब विद्युत को स्टोर करने के लिए हम बैटरी का भी यूज करते हैं। तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो बैटरी होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए चार्ज को स्टोर करती है, और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चार्ज को स्टोर करती है। ओके फ्रेंड्स, तो यही फर्क होता है कि बैटरी और कैपेसिटर का यूज करते हैं हम। तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन है। तो अर्धचालक पूछा है इन्होंने, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन। इसे ऐसे ही से डिनोट करते हैं, तो सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिकल करंट होती है, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट पे आधारित नहीं है, इन्होंने ये पूछा है। इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन माइक्रोफोन। कार्बन माइक्रोफोन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित नहीं है, और ये विद्युत पंखा, टेलीफोन रिसीवर, डायनेमो, ये सारे चुंबकीय धारा के विद्युत प्रवाह पर आधारित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नरम लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है। तो नरम लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग होता है, इसमें ये बताना है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलीफोन रिसीवर। टेलीफोन रिसीवर जो होता है वो नरम लोहे को आकर्षित करता है, क्योंकि टेलीफोन रिसीवर में हम मैग्नेट का यूज करते हैं, मैग्नेट का यूज होता है, इसके कारण ये नरम लोहा जो होता है उसको आकर्षित करता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर से हम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मोटर में उसके प्रारंभ के उपरांत मोटर की गति के सामान्य हो जाने पर इसमें प्रवाहित धारा प्रारंभ धारा से। तो इन्होंने जो प्रवाहित धारा होती है, नॉर्मल स्पीड पे जो हमें करंट, मतलब नॉर्मल स्पीड पे जो धारा प्रवाहित होती है मोटर में, वो प्रारंभिक धारा की कितनी होती है ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, और नहीं ऑप्शन डी, कम होगी।
तो नॉर्मल स्पीड पे धारा कम हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नॉर्मल स्पीड पे जो प्रारंभिक धारा से ये धारा कम होगी, इसको हम एक इक्वेशन से याद रख सकते हैं, V ग्रेटर देन EB। ये इक्वेशन होती है इसके लिए। तो यहाँ पे V जो है वो सप्लाई वोल्टेज है, इसे VS से डिनोट करते हैं, सप्लाई वोल्टेज। और जो EV है, EV जो हमें धारा नॉर्मल स्पीड पे प्राप्त होती है, या इसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं। तो बैक ईएमएफ को EV कहते हैं। ये धारा हमें नॉर्मल स्पीड पर मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो धारा होगी EV होगी, वो हमेशा ही V से कम होगी। और EV क्या होता है, EV इज इक्वल्स टू V माइनस IA RA। ओके फ्रेंड्स, तो EV इज इक्वल्स टू होता है V माइनस IA RA, मतलब कि V माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो EV हमेशा ही V से कम होगी, इसके लिए ये इक्वेशन फॉलो करता है। तो विद्युत मोटर में जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके उपरांत हमारा जो वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा। वो स्टार्टिंग मतलब कि जो जितना हमारा वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज होगा उससे हमेशा ही कम होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन। तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन पूछा है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत से यांत्रिक तत्पश्चात ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ओके फ्रेंड्स, पहले विद्युत में होगा, फिर मैकेनिकल में होगा, मतलब कि यांत्रिक में होगा, और फिर साउंड वेव में चेंज हो जाएगी ये। तो जो हमारा लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर की बनावट कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे इसके कॉइल्स कनेक्ट होती है, और कॉइल्स के आगे फिर ये डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं या इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, जिसके कारण ये जो कॉइल्स होती है, कॉइल्स मूव करने लग जाती है। तो मूव करने के कारण इसमें कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने के कारण जो ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम भी वाइब्रेट करने लग जाता है, जिसके कारण हमें यहाँ से साउंड वेव मिलती है। तो यहाँ से साउंड वेव उत्पन्न होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इलेक्ट्रिकल टू साउंड में चेंज करती है लाउड स्पीकर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन है हमारा माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन। तो माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है, इन्होंने ये पूछा है। तो ये माइक्रोफोन जो होता है ये बिल्कुल लाउड स्पीकर जो होता है उसका अपोजिट होगा। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ये अपोजिट होता है लाउड स्पीकर का, तो इसका डायग्राम भी अपोजिट हो जाएगा। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, ये डायफ्राम है, और यहाँ पे कॉइल्स होती है। तो जब हम यहाँ से साउंड वेव देंगे, तो साउंड वेव से डायफ्राम जो होगा, डायफ्राम वाइब्रेट होगा, जिसके कारण ये कॉइल्स भी वाइब्रेट होगी। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और फिर इसके बाद ये हमारा आउटपुट जो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिल जाएगा हमें। ओके फ्रेंड्स, तो ध्वनि से यांत्रिक और तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्ति परिवर्तित करती है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डायनेमो का यूज करके हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। डायनेमो, जिसे कि हम नॉर्मली जनरेटर भी कहते हैं। तो जनरेटर का यूज किस लिए करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफॉर्मर द्वारा। तो ट्रांसफॉर्मर द्वारा क्या किया जाता है, इन्होंने ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसी वोल्टता का उच्चयन या अपचयन होता है। उच्चयन या अपचयन मतलब कि इसको हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज या लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज कन्वर्जन कर सकते हैं हम इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट AC होती है। तो 220 का मान आपूर्ति की
तो 220 का मान पूछा है इन्होंने, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शीर्ष वोल्टता दर्शाता है। तो 220 क्या दर्शाता है? शीर्ष वोल्टता। अब ये शीर्ष वोल्टता क्या होता है? तो इसे शिखर वैल्यू या शिखर वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज बोलते हैं, जिसे वीएम से डिनोट करते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज। तो हमें पता लग रहा है यहाँ पे मैक्सिमम 220 होगा, तो 220 वोल्ट क्या होता है? मैक्सिमम वोल्टेज होता है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ यह है कि, तो डीसी के कंपेरेबल एसी के लाभ पूछा है इन्होंने, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यह कम ऊर्जा हानि के साथ लंबी दूरी तक संचरित की जा सकती है। इसमें कम ऊर्जा हानि होती है क्योंकि इसका जो वेवफॉर्म होता है इस तरह से होता है, ये एसी का वेवफॉर्म होता है, और डीसी का वेवफॉर्म जो होगा वो इस तरह से होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें डीसी में हमें कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है। तो जो एसी में हमें अपने जो घरों में भी जितने भी मतलब कि जो उपकरण होते हैं, जिस हिसाब से हमें वोल्टेज चाहिए होगी उस हिसाब से मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो हमें जैसे वोल्टेज जरूरत होगी हम उस तरह से वैसे वोल्टेज कम वोल्टेज जरूरत होगी तो कम भी प्राप्त कर सकते हैं, और ज़्यादा जरूरत होगी तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ऊर्जा की हानि जो होगी बहुत ज़्यादा कम होगी, और इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है हमें, जिसके कारण हमें अगर कम भी चाहिए होगी तो भी हमें ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे ऊर्जा की हानि हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए हमें डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ अधिक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा 20th क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य पूछा है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अति भारण, ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना या सर्किट को डिस्ट्रॉय करना। ओके फ्रेंड्स, अब ये ओवरलोडिंग और लघु पतन, ओवरलोडिंग होता क्या है? तो जब हमें जो हमारे घरों में जो डिवाइस यूज होते हैं उसकी कैपेसिटी कम होती है। अगर उसकी कैपेसिटी कम होती है और उसे हम ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं या बहुत ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसको ओवरलोडिंग की स्थिति कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यदि हमारे जो घरों में आ रही वोल्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा आ रही होती है, जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है वो बहुत ज़्यादा आ रही होती है, लेकिन हमें इसका यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब कि जो स्टार्टिंग वोल्टेज होता है और जो डिवाइस की कैपेसिटी होती है उसके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। जो हमारे घरों में वोल्टेज यूज होता है उसके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो इसको लघु पतन की स्थिति बोलते हैं, मतलब कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी को लघु पतन की स्थिति बोलते हैं। तो इससे हमारे सर्किट को बचाए रखता है। अब यह फ्यूज जो होता है ये कार्य कैसे करता है, तो इसको समझने के लिए हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई वी बैटरी लगाई है, और फिर यहाँ पे एक स्विच लगाया है, और ये रहा फ्यूज। यहाँ पे हमने फ्यूज लगाया है, और फ्यूज के बाद हम यहाँ पे ये एक लोड है, जैसे कि हमारा ये कोई लोड है। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो अगर इसमें ज़्यादा वोल्टेज आ रही होगी, बहुत ही हाई वोल्टेज आ रही होगी, तो हमारे जो लोड होंगे ये इसको सहन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे ओवरलोडिंग की स्थिति हो जाएगी। तो ओवरलोडिंग की स्थिति में स्विच को ऑन करते ही यहाँ पर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। हाई वोल्टेज के कारण ये जो फ्यूज लगा रखा है हमने, ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के कारण यहाँ पे सर्किट डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, यहाँ सर्किट इनकम्प्लीट नहीं होगा, और जो ये वोल्टेज होगी ये आगे नहीं जा पाएगी, हमारे सर्किट के पास नहीं पहुंच पाएगी, मतलब हमारे डिवाइस के पास नहीं पहुंच पाएगी ये वोल्टेज, जिसके कारण ये ओवरलोडिंग से इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ओवरलोडिंग से ये प्रोटेक्शन करता है, या लघु पतन की स्थिति में सर्किट को भंग करके ये हमारे जो घरों में ओवरलोडिंग होती है उससे सहायता, उसकी
ओवरलोडिंग या लघुपतन की स्थिति से प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।